हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त धर्म सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद धर्म सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने कोविड-19 एक एपिडेमिक डिजीज, वैश्विक महामारी की बात की थी, जिसमें हमने कोरोना वायरस के क्लासिफिकेशंस और उसके करैक्टर्स के बारे में बात की थी। आज इस वैश्विक महामारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 के लिए एक शब्द प्रयोग में आता है जिसके लिए अपन बोलते हैं पेशेंट जीरो। इस पेशेंट जीरो को इंडेक्स केस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पेशेंट जीरो या इंडेक्स केस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया, क्योंकि ज्यादातर जो पैथोजन होते हैं, रोगकारक जो होते हैं, वो विशेषकर या तो वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं। तो किसी भी रोग कारक के द्वारा वायरस या बैक्टीरिया की जो बीमारी होती है, उन बीमारियों से संक्रमित होने वाला पहला जो व्यक्ति होता है, उस पहले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? पेशेंट जीरो के नाम से जाना जाता है। पेशेंट जीरो से हमें काफी सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे ये रोग किस बैक्टीरिया या किस वायरस से उत्पन्न हुआ है, कब उत्पन्न हुआ है, कैसे इस उत्पन्न होने का कारण है, अर्थात इसका संक्रमण या इन्फेक्शन कैसे हुआ है, इसका रोगवाहक कौन है, डिजीज कैरियर कौन है। ये सब बातें हमें किसकी सहायता से पता चलती हैं? पेशेंट जीरो या फिर इंडेक्स केस की सहायता से। तो आपको याद रखना है कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की जो बीमारी होती है, उससे संक्रमित होने वाला पहला जो व्यक्ति होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? पेशेंट जीरो। कोविड-19 के अंतर्गत एक दूसरा शब्द काम में आता है, जिसे हम नाम देते हैं जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। यानी कि कोविड-19 जो है वो एक किस प्रकार की बीमारी है? जूनोटिक डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है। जूनोटिक डिजीज किसे कहा जाता है? वे बीमारियां जो कहां से? जानवरों से किसकी ओर संक्रमित होती हैं? मनुष्यों की तरफ। यानी कि वे सभी रोग जो जानवरों से किस दिशा में फैलते हैं? मनुष्यों की तरफ फैलते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 जो है उसका इन्फेक्शन या उसका संक्रमण किसकी वजह से हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले ये जो रोग है, ये सी फूड, जिसे हम नाम देते हैं समुद्री जीव, समुद्री जीवों से, चमगादड़ से या सांप के खाने से ये रोग किसमें पहुंचते हैं? मनुष्यों की तरफ फैलते हैं। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो माना जाता है कि इस रोग का सबसे पहले संक्रमण कौन से जीव से हुआ था? चमगादड़ से। और यह जीव चमगादड़ से किसमें पहुंचा है? मनुष्यों के अंतर्गत पहुंचा है, अर्थात इसे किस नाम से जानते हैं? जूनोटिक डिजीज। कल मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस जो होता है, इसका नाम कोविड-19 किस संस्था ने रखा था? WHO ने, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कल मैं बताना भूल गया, तो अभी मैं बता देता हूं। इस WHO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कोविड-19 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कोविड-19 जो भारत में फैल रही बीमारी है अभी, उसके प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए भारत के अंतर्गत एक संस्था है जिसने एक वेब आधारित डैशबोर्ड तैयार किया है। उस वेब आधारित डैशबोर्ड का नाम क्या दिया गया है? प्रकृति। उस वेब आधारित डैशबोर्ड का नाम क्या है? प्रकृति। यानी कि प्रकृति एक टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करते हैं। और इस प्रकृति नामक जो डैशबोर्ड है, जो सॉफ्टवेयर है, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण करने वाली भारतीय संस्था जो है उसका नाम है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली की फुल फॉर्म बता देता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि कहां पर उपस्थित है? दिल्ली के अंतर्गत। इस संस्थान के जो रिसर्चर हैं, उन्होंने किसके निर्माण किया है? प्रकृति का निर्माण किया है, जो कि एक वेब आधारित डैशबोर्ड है।
कोरोना वायरस की सबसे पहले खोज विश्व में कब हुई थी? 1930 में। लेकिन यह वो कोरोना वायरस है जो किस में पाया जाता था? जंतुओं में पाया जाता था। और वो कोरोना वायरस जो मनुष्यों के अंतर्गत रोग उत्पन्न करता है, जिसे नाम दिया गया ह्यूमन कोरोना वायरस, इसकी खोज कब हुई है? 1960 के अंतर्गत। कोरोना वायरस जो होता है ये किस व्यक्ति में है उपस्थित, यानी कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इसका पता लगाने के लिए मरीजों की एक जांच की जाती है। और उस जांच को परीक्षण टेस्ट जो किया जाता है, उस टेस्ट को क्या नाम दिया गया है? पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहां आप ये भी याद रखना कि ये पीसीआर जो जांच होती है, ये पीसीआर जांच जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है ये जांच? इस जांच को हम सही नाम अगर देंगे तो इस जांच का सही नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि पीसीआर जो होता है, इस पीसीआर को हम फुल फॉर्म के रूप में नाम देना चाहें तो ये किस प्रकार का पीसीआर हुआ? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम का एक परीक्षण है, जिसको आप लिखने के लिए कैसे लिखोगे? आप इसे RRT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए शब्द काम में आएगा RRT और उसके साथ क्या लिखा जाएगा? PCR। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा के अंतर्गत आपसे जब इसका नाम पूछा जाए तो हो सकता है वो शॉर्ट में इसको इस प्रकार से लिख सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 के लिए जो जांच है उस जांच को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज कहा जाता है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। परीक्षण के लिए जो नमूना लिया जाता है वो नमूना या तो उस मरीज के कफ जो श्वसन तंत्र में जमा होता है वहां से, या फिर अन्न नली जिसको हम फूड कैनाल या आहार नली भी बोलते हैं, इसके ऊपरी भाग से नमूने को एकत्रित किया जाता है। तो नमूने का स्थान याद रखना, कहां से लिया जाता है? कफ या आहार नली, अन्न नली जो होती है उसके ऊपरी भाग से लिया जाता है। नमूना लेने के पश्चात इसकी जांच को विशेष प्रकार की लेबोरेटरी या लैब जो होती है वहां भेजा जाता है और नमूने की जांच करने के बाद परिणाम आने में न्यूनतम जो समय लगता है वो लगभग 3 से 4 घंटे का लगता है। अगर इसकी जांच किसी सामान्य लैब में कराई जाती है, सामान्य प्रयोगशाला में कराई जाती है, तो समय लगभग 12 घंटे तक भी लग जाता है। दोस्तों कोविड-19 अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो पहला केस मिला था ये चीन के, मैंने कल भी बताया था, चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर के अंतर्गत पाया जाता है, जिसके अंतर्गत कौन सा मार्केट था? सी फूड मार्केट। सी फूड मार्केट का मतलब समुद्री भोजन जो होता है उसको बेचान करने के लिए वहां पर एक विशेष प्रकार के बाजार का निर्माण किया गया जिसको हम सी फूड मार्केट बोलते हैं। इसके संक्रमण की वजह मानी गई समुद्री जीव, चमगादड़ या फिर सांप खाने से होता है। और इस रोग में सर्वाधिक प्रभावित अंग जो होता है या सर्वाधिक प्रभावित तंत्र जो होता है वो तंत्र कौन सा तंत्र है? श्वसन तंत्र, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस रोग के लक्षण कोविड-19 के, तो रोग के लक्षण में सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो है निमोनिया, उसके बाद खांसी, बुखार और जुकाम। कोविड-19 जो है इसे पहले कोरोना वायरस कहा जाता था, लेकिन इसका जो नामकरण हम कोविड-19 पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये कोविड-19 नामकरण करने की जो दिनांक है वो है 11 फरवरी 2020। और करने वाली संस्था के बारे में मैं आपको 2 बार पहले बता चुका हूं। करने वाली संस्था कौन है? WHO, जिसकी स्थापना अभी बताई थी मैंने यहाँ पे 7 अप्रैल 1948। इसके बाद आपातकाल, WHO ने जो आपातकाल की घोषणा की थी, एपिडेमिक डिजीज जिसे हम पहले ही बोल रहे हैं, तो इसके लिए जो आपातकाल की घोषणा WHO ने की थी वो तारीख है 30 जनवरी 2020। दोस्तों ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूं ये परीक्षा की दृष्टि से, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण डाटा है, तो इन्हें आप रट लेना। तो आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 30 जनवरी 2020 को। भारत में कोरोना का पहला जो मरीज मिला था वो कौन से राज्य में मिला था?
केरल राज्य के अंतर्गत मिला था। अगर आपसे इसकी दिनांक पूछी जाए तो इसकी दिनांक भी वही है 30 जनवरी 2020, यानी कि भारत में कोरोना का पहला मरीज मिलने और WHO द्वारा आपातकाल की घोषणा करने की दोनों दिनांक एक ही है, 30 जनवरी 2020। पंजाब, दोस्तों पंजाब वह राज्य है जिसने कोरोना के कारण सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। तो कर्फ्यू अगर पूछा जाए सर्वप्रथम कर्फ्यू किस राज्य ने भारत में लगाया था, तो उसके लिए आप नाम याद रखेंगे जो कि कौन सा राज्य है, पंजाब। जबकि हमारा राजस्थान भी एक सवाल के रूप में यहां विशेष स्थान रखता है कि संपूर्ण भारत के अंतर्गत संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य, और वो पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। अर्थात राजस्थान वह राज्य है जिसने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सर्वप्रथम की थी। तो राजस्थान भी आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य वो कौन है, हरियाणा। इस राज्य ने सर्वप्रथम कोरोना को महामारी घोषित किया था। कोरोना से भारत में पहली जो मृत्यु हुई थी वो कौन से राज्य में हुई थी, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। सर्वप्रथम एंटीबॉडी प्लाज्मा थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरोना के संदर्भ में। मैं बताता हूं अभी आपको क्या होती है एंटीबॉडीज प्लाज्मा थ्योरी अपनाने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है, केरल। कोरोना के लिए प्लाज्मा थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। क्या है प्लाज्मा थ्योरी, तो प्लाज्मा के बारे में तो आप जानते हैं, हमारे ब्लड का एक भाग होता है जिसे तरल भाग जो होता है ब्लड का, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दोस्तों जो कोरोना के मरीज ठीक होकर वापस लौटते हैं उनके अंतर्गत कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं और उनसे प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीजों में उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो दूसरे मरीजों के अंतर्गत भी कोविड-19 के प्रति एंटीबॉडीज बनने की जो दर है वो तेज हो जाती है या उसमें वृद्धि होती है, जिससे उनके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इस थ्योरी का क्या नाम दिया गया है, प्लाज्मा थ्योरी। सैनिटाइज के लिए सर्वप्रथम ड्रोन का प्रयोग करने वाला राज्य, भारत का राज्य जिसने सर्वप्रथम शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया था, उस राज्य का क्या नाम, उस शहर का क्या नाम है, तो वो शहर कौन सा है, इंदौर। देश में जनता कर्फ्यू जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी घोषणा की थी, देश में जनता कर्फ्यू बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी, 22 मार्च 2020 को। इसका जो पहला फेज प्रारंभ हुआ था, वो पहला फेज कब प्रारंभ हुआ था, 25 मार्च 2020 को। आपसे इसकी अवधि पूछ सकता है, तो इसकी अवधि कितने दिन की है, 21 दिन की अवधि होती है। तो याद रखना देश में जनता कर्फ्यू कब प्रारंभ किया गया, 22 मार्च 2020 को। जनता कर्फ्यू का पहला फेज कब से प्रारंभ हुआ था, 25 मार्च 2020 से, जिसकी समय अवधि कितनी थी, 21 दिन। जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन का दूसरा जो फेज था उसको प्रारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2020 को और इसकी अवधि कितने दिन की थी, 19 दिन की इसकी अवधि थी। जबकि जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन का तीसरा जो फेज था वो प्रारंभ हुआ 4 मई 2020 से और जिसकी अवधि कितने दिन की थी, 14 दिन की अवधि थी। तो ये तीनों ही शब्द या तीनों ही सवाल जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में जनता कर्फ्यू की स्थापना 22 मार्च 2020 को, इसका पहला फेज कब प्रारंभ हुआ, 25 मार्च 2020 को, अवधि कितने दिन की थी, 21 दिन की। दूसरा फेज कब प्रारंभ हुआ, 14 अप्रैल 2020 को, इसकी अवधि कितने दिन की थी, 19 दिन की। और तीसरा फेज कब प्रारंभ हुआ, 4 मई 2020 को, जिसकी अवधि कितने दिन की थी, 14 दिन की। को देख के आप बड़े उत्साहित होंगे क्योंकि आपने यह कार्य बहुत उत्साह के साथ किया भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुरोध किया गया था कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली, थाली, घंटी बजाने का जो कार्यक्रम उन्होंने बताया था उसकी दिनांक, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप इसे जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, 22 मार्च 2020। समय आपको याद होगा शाम 5 बजे था। इन्हीं कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीप प्रज्वलन करने, दीप जलाने का कार्यक्रम भी आयोजित करवाया गया था, जिसकी तारीख थी 5 अप्रैल 2020 और इसका समय भी आपको याद होगा, वो समय था रात को 9 बजे। इन्हीं कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए अस्पतालों पर पुष्प वृष्टि, फूल बरसाने का कार्यक्रम भी किया गया था और वो तारीख थी 3 मई 2020। कोविड-19 के मरीजों की लोकेशन ट्रैकिंग के लिए एक ऐप को विकसित किया गया था, एक एप्लीकेशन बनाई गई थी और उस एप्लीकेशन को नाम दिया गया था आरोग्य सेतु। इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का टोल फ्री नंबर जो है वो है 1921। कोविड-19 की राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी भारत सरकार द्वारा घोषित की गई थी और उस हेल्पलाइन का नंबर है 1075। CSIR एक संस्था है, CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने कोविड-19 के लिए एक फलूदा परीक्षण, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा परीक्षण दिया था? फलूदा परीक्षण किट तैयार किया गया था और इस फलूदा परीक्षण किट का व्यवसायीकरण किया गया। व्यवसायीकरण का मतलब इसको आम पब्लिक के लिए या डॉक्टर लोगों के लिए तैयार करके इसको मार्केट में उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया थी वो कहलाई व्यवसायीकरण। तो याद रखना किसके द्वारा विकसित किया गया? CSIR के अंतर्गत एक शाखा, एक ब्रांच है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसने किसके लिए? कोविड-19 के लिए एक परीक्षण किट तैयार किया था और उस परीक्षण किट का नाम था फलूदा। नाम याद रखना, परीक्षण किट का नाम क्या था? फलूदा। और इस फलूदा किट का व्यवसायीकरण किया गया किस कंपनी के सहयोग से? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंपनी कौन सी थी? टाटा सन्स। इस टाटा सन्स कंपनी ने इस परीक्षण किट जिसका नाम क्या है? फलूदा, इसका क्या किया गया था? व्यवसायीकरण। विदेशों के अंतर्गत जो भारतीय लोग फंसे हुए थे, इन भारतीय लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन, एक अभियान प्रारंभ किया था और उस अभियान को क्या नाम दिया गया? वंदे मातरम मिशन। यहां पर नौसेना के द्वारा भी एक अभियान प्रारंभ किया गया और उस अभियान को क्या नाम दिया गया? समुद्र सेतु। दो सवाल है, आपको दोनों ही अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वायु मार्ग से लाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन, जिसका नाम क्या था? वंदे मातरम मिशन। जबकि स्वदेश वापसी के लिए नौसेना द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन और उस मिशन का नाम क्या था? समुद्र सेतु मिशन। वरिष्ठ नागरिक लगभग 60 वर्ष के ऊपर की आयु के जो लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान प्रारंभ किया गया और उस अभियान को क्या नाम दिया गया? सुरक्षित दादा दादी नाना नानी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान प्रारंभ किया गया, जो केवल किनके लिए था? वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही था। कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्वास्थ्य और जोखिम संचार मतलब स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो जोखिम था उसके प्रचार प्रसार के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और उस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? यस। कार्यक्रम का शॉर्ट एब्रीविएशन नेम है ये, जिसका नाम क्या है? यस। जबकि इसका पूरा नाम है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। याद रखना, यस का पूरा नाम क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। कोविड-19 कोरोना वायरस के नमूने को संग्रह करने के लिए एक प्रयोगशाला को तैयार किया गया। यह प्रयोगशाला भारत की प्रथम प्रयोगशाला है जिसमें नमूनों का क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है या किया जाएगा। और उस लैब का क्या नाम है? कोवसैक। लैब का नाम भी याद रखना, क्या नाम है उस लैब का? कोवसैक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोविड-19 के नमूनों को संग्रह करने के लिए भारत में तैयार की गई या प्रारंभ की गई प्रथम लेबोरेटरी, और उस लेबोरेटरी का नाम क्या है? कोवसैक। इस लेबोरेटरी को किसने तैयार किया? तो इस लेबोरेटरी को तैयार करने का कार्य रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और
ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। यानी कि ये जो नमूना संग्रह करने के लिए जो लैब तैयार की गई, इस लैब को भारत की प्रथम प्रयोगशाला है ये, और इस प्रयोगशाला का नाम क्या है, कोवसैट। और ये प्रयोगशाला दो संस्थाओं का एक सम्मिलित कार्यक्रम है। कौन कौन सी दो संस्थाएं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जबकि दूसरी संस्थान जो है वो कौन है, ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। आप सभी जान रहे हैं और आपको पता भी है कि कोरोना वायरस के दौरान सभी शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान एवं स्कूलें बंद हैं, और इसके कारण सभी विद्यार्थियों की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके सभी यथावत कार्यक्रम जो है, उनकी परीक्षा की तैयारी की योजना जो है वो पूरी तरीके से बंद रुकी हुई है। और इसी कार्यक्रम को या इस अध्ययन के कार्य को लगातार जारी रखने के लिए भारत सरकार ने एक ई लर्निंग प्रोग्राम प्रारंभ किया है, और उस ई लर्निंग प्रोग्राम के दौरान जिन जिन संसाधनों की, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट संस्थाएं या निजी संस्थाओं के द्वारा कुछ संसाधनों की मांग की गई थी, डिमांड की गई थी, और उनको उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को नाम क्या दिया गया था, विद्यादान 2.0। तो याद रखना, कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति जो है उसके कारण शैक्षणिक कार्यक्रम बंद हो गए थे। उन शैक्षणिक कार्यक्रम को दूरदर्शन या आकाशवाणी या ऑनलाइन प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या नाम दिया गया था, ई लर्निंग। और इस ई लर्निंग संसाधनों में योगदान देने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया उस कार्यक्रम का क्या नाम था, विद्यादान 2.0। क्वारंटाइन्ड लोग जो है उन पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लैब तैयार की गई थी पुणे के द्वारा, और उस लैब का क्या नाम है, लैब नहीं है, एक एप्लीकेशन तैयार की गई है, और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, साइन। तो देखो दो बातें हैं यहाँ आपको याद रखने के लिए। एक तो कोविड-19 के जो मरीज थे उनकी लोकेशन ट्रैकिंग के लिए तैयार है, उसका तो नाम क्या है, आरोग्य सेतु। तो मरीजों की लोकेशन ट्रैकिंग के लिए तैयार मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु। और जो लोग घर में होम क्वारंटाइन थे उन पर नजर रखने के लिए जो तैयार की गई मोबाइल एप्लीकेशन, उसका क्या नाम था, साइन नाम था। भारत में कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य, और उस राज्य का नाम क्या है, गोवा। कोरोना प्रसार नियंत्रण क्षेत्रों में एक ऑपरेशन, एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन शील्ड। ये ऑपरेशन शील्ड इसका शॉर्ट नेम है, जिसमें प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ है, एक मतलब होता है। एस जो शब्द है इसका मतलब सीलिंग, यानी कि उन क्षेत्रों को क्या किया जाए, पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। एच शब्द का मतलब होता है होम क्वारंटाइन के लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक घरों में बिताने की अनुमति हो, या लोग ज्यादा से ज्यादा समय तक घरों में रहे। आई का मतलब है आइसोलेशन, और साथ में शब्द है कौन सा, ट्रैकिंग। ई जो शब्द है उसका मतलब है एसेंशियल कॉपी। एल का मतलब है लोकेशन सैनिटेशन, यानी कि लोकल क्षेत्रों को क्या किया जाए, सैनिटाइज किया जाए। और डी जो शब्द है, इस डी शब्द का मतलब है डोर टू डोर चेकअप। तो याद रखना, कोरोना प्रसार नियंत्रण क्षेत्रों में, यानी कि कोरोना जहां फैल रहा है उन क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए प्रारंभ जो ऑपरेशन है उसका नाम क्या दिया गया, शील्ड ऑपरेशन नाम दिया गया। इस शील्ड के अंतर्गत एस का मतलब सीलिंग, एस का मतलब होम क्वारंटाइन, आई का मतलब आइसोलेशन ट्रैकिंग, ई का मतलब होता है एसेंशियल कॉपी, एल का मतलब लोकल सैनिटेशन, और डी का मतलब क्या है, डोर टू डोर स्टॉप और डोर टू डोर चेकअप। आप सबको ये तो याद ही होगा। उपयोगी दवा जो इसमें कोविड-19 में जो मानी गई, इस कोविड-19 में जो सर्वोपयोगी दवा मानी गई है उस दवा का नाम क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्या नाम है उस दवाई का, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो दोस्तों मैंने आपको कोविड-19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। आगे भी अपना अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए नमस्कार। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।